दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि जब वर्तमान काल में, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में किसी कार्य का घटित होना पाया जाता है, सामान्य घटना का होना पाया जाता है, वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब इसकी पहचान के बारे में भी मैंने आपको कल बता दिया था, जो कि है ता है, ती है, ते है। ठीक है। अब पहचान के बाद में आपको ध्यान देना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। और मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर ये डिफिकल्ट सा टेंस आपके एकदम दिमाग में क्लियर होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी हो गई, ये इसकी हो गया मेन वर्ब। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग देखने वाला है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है, और ये जो मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस, इसका प्रयोग आपके कहाँ पर होता है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप इनके सूत्र पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव का सूत्र क्या है, नेगेटिव का सूत्र क्या है, इंट्रोगेटिव का सूत्र क्या है, ध्यान दो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। जो पॉजिटिव का सूत्र है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, सीधी मेन वर्ब आई हुई है। ध्यान दो आप यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होने वाले हैं उनके अंदर केवल और केवल मेन वर्ब का ही प्रयोग होने वाला है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं होने वाला है। वहां पर क्या? केवल और केवल मेन वर्ब का ही प्रयोग होने वाला है। वहीं इसका नेगेटिव का सूत्र यहाँ पर लिख रखा है आपके सामने। नेगेटिव का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर आगे है नॉट। नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो उसके नॉट आवश्यक रूप से आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ऑब्जेक्ट और अदर आगे आया हुआ है। तो ध्यान दो, डू और डज का प्रयोग हुआ है नेगेटिव में, मतलब डू और डज का प्रयोग किस में होगा? एक तो नेगेटिव में होगा और एक इंट्रोगेटिव के अंदर होने वाला है। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर नहीं होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर डू और डज का प्रयोग होने वाला है। और एक छोटी सी शर्त होती है, ये जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों वाक्य हैं ये अपनी अपनी शर्तें रखते हैं कि भी अगर आपको हमारे साथ में डू और डज का प्रयोग करना है तो आप एस या ई एस काम में नहीं ले सकते, आपको हमारे साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में देनी होगी। मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के रूप में हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। वहां पर एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, उसका प्रयोग केवल इनके साथ में होने वाला है। और जब भी सेंटेंस आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नजर आए, आप तुरंत वहां पर मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भर के आओगे, और डू और डज तो वहां पर आने ही वाले हैं। ठीक है, ये हो गया आपके सूत्र। अब डू किसके साथ में लगता है, डज किसके साथ में लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो कि जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन वाले सब्जेक्ट। जैसे बहुवचन के अंदर जैसे मान लो हम आ गए, है ना, तो वी यू दे का मतलब वे, यू का मतलब तुम, और वी का मतलब हम। ये आई एक अपवाद स्वरूप है जो कि इसी के साथ में बना हुआ रहता है, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बहुवचन करता। जैसे राम और श्याम पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो गए तो वो सिंगुलर नहीं रहेगा, उस समय वो प्लूरल माना जाएगा। ठीक है। अब डज का प्रयोग कहाँ होने वाला है? तो डज का प्रयोग ध्यान देना, इसका एकदम विपरीत होने वाला है। ही, शी, इट या एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपके डज का प्रयोग होने वाला है। तो आई होप समझ में आ गई होगी ये बात आपके कि डू का प्रयोग कहाँ होने वाला है और डज का प्रयोग कहाँ होने वाला है। अब रही बात ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, ये जो चीज आपने देखी अभी, इसका प्रयोग है, ये एस या ई एस का प्रयोग कहाँ होगा फिर? तो यहां पर ध्यान दें, बोर्ड के ऊपर ध्यान दें थोड़ा सा, कि एक वचन बहुवचन तो इनमें भी होने वाले हैं। तो एक वचन बहुवचन जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होंगे तब एक वचन के साथ में तो डज का प्रयोग हो जाएगा और बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग हो जाएगा। ये यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। लेकिन पॉजिटिव में क्या होगा? तो पॉजिटिव में आपको ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट बहुवचन हो, सब्जेक्ट क्या हो? बहुवचन हो, तब आप केवल और केवल इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन जब एक वचन हो गया सब्जेक्ट, जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो इसके अंदर राम एक वचन है ना, तो जब एक वचन हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या एक हो जाएगा, तब आप उसके साथ में किसका प्रयोग करोगे? आप उसके साथ में प्रयोग करोगे इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। अभी भी नहीं समझ आया? तो यहाँ पर ध्यान दे लो एक बार जरा सा, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किसके साथ में होगा? प्लूरल सब्जेक्ट या फिर बहुवचन कर्ता के साथ में होने वाला है। वहीं एक वचन जो करता है, जैसे राम का अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उसके साथ में क्या लगने वाला है? तो उसके साथ में लगने वाला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। अब एक तो हमने बता दिया सिंगुलर के साथ, ऊपर से एक और समस्या खड़ी कर रहे हैं कि एस या ई एस ये क्या झंझट है।
तो ध्यान दें कि जब सेंटेंस पॉजिटिव हो और उस पॉजिटिव के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तब आपको एस या ईएस का प्रयोग करना है, बाकी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। पॉजिटिव होने के बाद में उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और आ गया तब आपको एस या ईएस का प्रयोग करते हुए ध्यान में रखना है कि अगर वर्ब के पीछे ये अक्षर आ जाए कहीं पर भी, अगर वर्ब के पीछे ये अक्षर आ जाए, कौन से, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल जेड या डबल एस, अगर इनमें से आपको कोई भी जो वर्ब है उसके पीछे अगर इनमें से कोई नाम देखने को मिल जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल दूं TEACH, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो राम टीच इंग्लिश, राम अंग्रेजी पढ़ाता है, तो ये CH की वजह से मैं राम एक वचन है तो क्या लगाऊंगा पीछे इसके ES मुझे लगाना पड़ेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा एस और ES का प्रयोग कहाँ करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखो, थोड़ा सा इंट्रोगेटिव का बीच में झंझट हो जाता है इसके अंदर, उसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब इंट्रोगेटिव के अंदर क्या समस्या आती है कि जब भी प्रश्न दो प्रकार के पूछे जाते हैं, एक ऐसे प्रश्न जिनका जवाब आप विस्तार से दे सकते हो, एक केवल हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। जैसे यहाँ पर एक बार थोड़ा सा ध्यान दो, रोहित क्या खेलता है, आपका जवाब होगा क्रिकेट, फुटबॉल, हाँ या ना में आप जवाब नहीं दे पाए, तब ऐसे सेंटेंस को आप लोग इस सूत्र से बनाने वाले हो। लेकिन मैं बोल दूं क्या रोहित खेलता है, तब आपका जवाब क्या होगा? ऐसे में आपका जवाब होगा हाँ ना, मुझे आंसर क्लियरली समझ में आ गया। तो जब ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है उनकी शुरुआत केवल हेल्पिंग वर्ब से करते हैं हम लोग। उनकी शुरुआत किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तभी ध्यान दो थोड़ा पहले ही, ये है ना, क्या रोहित खेलता है, हाँ या ना में जवाब मिल रहा है, हालांकि आंसर लिखा हुआ नहीं लेकिन जवाब तो मिल रहा है ना, तो हमने इसकी शुरुआत किससे की है? हेल्पिंग वर्ब से की है। लेकिन यहाँ पर कहाँ, ये यहाँ पर सॉरी, रोहित क्या खेलता है, हाँ या ना में तो कुछ जवाब ही नहीं हुआ, हमें तो आंसर के रूप में कोई खेल का नाम बताना पड़ेगा, मतलब जवाब नहीं मिल रहा है तो हम लोग WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सीता एक गाना गाती है, सीता क्या करती है? सीता एक गाना गाती है। ठीक है, तो सीता, अब सीता देखो क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नहीं, ये ध्यान दो। सेंटेंस कौन सा है? जब भी इंग्लिश बनानी हो सबसे पहले सेंटेंस चेक करो। पॉजिटिव सेंटेंस का पता चल गया, उसके बाद में देखो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो जो ये जो वर्ब है इसके पीछे एस ही क्यों लगा, ईएस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई भी नाम इस वर्ब के पीछे आया हुआ ही नहीं है, यहाँ पर तो जी है, इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए हम लोग केवल और केवल एस का प्रयोग कर देंगे। एक बात और ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर सीता की जगह मान लो दे लिखा हुआ आ जाता, जस्ट सपोज करो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाता, दे लिखा हुआ आ जाता, तो आपको इस एस या ईएस की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उस समय हम लोग प्लूरल बहुवचन मानकर केवल क्या यूज लेते, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज में ले लेते। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में। सीता सिंग्स ए सॉन्ग। अब अगला है वे स्कूल जाते हैं, ये जो हमने अभी अभी बात कर दी इसका एग्जाम्पल आ गया, वे बहुवचन है, तो बहुवचन की वजह से यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, बहुवचन की वजह से किसका प्रयोग हो गया है? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो गया है। वह एक पत्र नहीं लिखती है, सेंटेंस कौन सा है सबसे पहले चेक करो, नेगेटिव सेंटेंस है, पता चल गया इस नहीं की वजह से, और नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें किसका प्रयोग करना है भाई? इस डू और डज का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि दो हैं वाक्य के, जो दो प्रकार हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उनमें इनका प्रयोग होगा, ये बात बता चुका हूं मैं। तो वह एक पत्र नहीं लिखती है, शी डज नॉट राइट ए लेटर। कैसे बना? पूरा का पूरा इस चित्र से बना हुआ है, शी डज नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, सब्जेक्ट हमने सी ले लिया, और डू डज में से इस सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक लड़की है तो डज ले लिया, अगर यहाँ पर बहुवचन होते तो हम यहाँ पर डू ले लेते। तो शी के कारण डज आ गया है, फिर आगे सूत्र में नॉट आया हुआ है, ये आपकी क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसा कि नियम बोलता है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया है, और आगे आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ही है। क्लियर हो गया होगा नेगेटिव का सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव के अंदर चलते हैं, जो मैंने दो प्रकार बताए थे अभी अभी, एक येस नो वाला और एक जिनमें आंसर है वो विस्तार से समझाना पड़ता है अगले को। तो रोहित क्या खेलता है, व्हाट डज रोहित प्ले, रोहित क्या खेलता है, मतलब अगले ने पूछा तो हमें जवाब में कुछ आंसर उसको देना पड़ेगा, हाँ या ना से काम नहीं चलने वाला है। तो ऐसे में हमने आगे किसका प्रयोग कर लिया है? WH वर्ड का प्रयोग कर लिया है। वाट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और आपकी ये मेन वर्ब के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। लेकिन ध्यान दो आगे, क्या रोहित खेलता है, क्या रोहित खेलता है? आप आंसर में क्या येस या नो में मुझे क्लियरली समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते हो। हाँ, नहीं,
तो जब मुझे हाँ या ना में आंसर समझ में आ जाएगा तो मैं उसमें उस कंडीशन में किसका प्रयोग करूंगा, तो मैं केवल और केवल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करूंगा, उस समय ये आपके नियम काम में लगने वाला है। तो रोहित एक लड़का है, एक लड़के के लिए देखो सिंगुलर सब्जेक्ट एक नाम होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डज लिख दिया। अगर यहाँ पर कोई बहुवचन शब्द होता, हम, वे, इससे कुछ शब्द होता या फिर आई होता, तो हम लोग इससे डज की जगह पर डू लिख देते। ठीक है, इस तरीके से आपका सेंटेंस बनता है। देखने के बाद में इस प्रेजेंट सिंपल को देखने के बाद में इसके कुछ रूल्स हैं जो कि बीच में अड़चन डाल देते हैं कई बार, तो उस रूल्स को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या है। तो जो पहला नियम है इसके अंदर वो ये कहता है कि जब भी सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो जाए तो आप वहाँ पर क्या करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही वर्ब में भरकर आनी है आपको, कन्फर्म वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा, सार्वभौमिक सत्य आ गया तो। अब ये होता क्या है सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसी सच्चाई जिसे ना आप और ना हम कोई नहीं टाल सकते हैं, वो होता है सार्वभौमिक सत्य। जैसे द सन खाली जगह इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में राइज यानी उदय होता है, पूर्व दिशा में क्या होता है, उदय होता है। तो ये सच्चाई है, इसको कोई नहीं टाल सकता। तो इस वजह से खाली जगह में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आने वाला है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, बात याद करो वो जो मैंने कही थी आपको, एस या ई एस का प्रयोग होगा जब सेंटेंस पॉजिटिव हो और यहाँ पर वर्ब के साथ में एस या ई एस लग जाएगा। तो आर आई एस ई राइज, और ई आया हुआ वो डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स डबल जेड, उनमें से कुछ भी नहीं आया हुआ है, तो हम लोग सिंपल सा क्या लगा देंगे, हमारा पीछे एस लगा देंगे। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला एग्जाम्पल देखो, ये आपके लिए है, पहले इसको हल करो। वाटर खाली जगह 800 डिग्री सेल्सियस, तो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ऐसा नहीं कि पानी ज़्यादा है या फिर एक छोटा कम बर्तन में है तो वो एक वचन हो गया, ज़्यादा में बहुवचन हो गया, ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। ये आपके एक वचन को ही मानकर चलेंगे हम लोग पानी को, और इस वजह से हम लोग यहाँ पर बॉइल्स कर देंगे, एक वचन माना जाता है पानी, हमेशा ध्यान रखना। ही ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर। ही ऑफ्टन खाली जगह न्यूज़पेपर, तो वह अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो लिखा हुआ क्या है इस रूल के अंदर, हैबिचुअल एक्शन पाया जाता है, हैबिट से हैबिचुअल नाम बना हुआ है, जहाँ पर आदतन कार्य पाया जाता है, जिससे आपकी आदतें बताई जाती है कि मैं तो ये वह रोज अखबार पढ़ता है, वह रोज मंदिर जाता है। ऐसे जो हमारा दैनिक काम है, जो हमारी आदत बन जाती है, वहाँ पर ये नियम काम करता है, और इस नियम में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है। आपको कन्फर्म दिमाग में फिक्स कर लेनी ये बात। ही ऑफ्टन खाली जगह न्यूज़पेपर, वह अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ता है, अक्सर पढ़ता है मतलब उसकी आदत है, और ही एक वचन है तो READ और इसके पीछे लग जाएगा एस। अगला एग्जाम्पल, मुकेश ऑलवेज खाली जगह टू स्कूल लेट। अब कोशिश करो देखें इस एग्जाम्पल को हल करने की, क्या आ जाएगा यहाँ पर, मुकेश है तो आएगा एस या EAC, कन्फर्म है, कोई नेगेटिव इंट्रोगेटिव यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो मुकेश की वजह से यहाँ पर गो तो लिख दो पहले, सबसे पहले। अब एक वचन है, इस वजह से एस या ES लग जाएगा, ऑलवेज यहाँ पर आया हुआ है तो गोज। ठीक है, अब रूल नंबर 3 देखो, इफ से शुरू होने वाले कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनमें शर्त बताई जाती है। यदि तुम पढ़ते हो तो सफल हो जाओगे, पढ़ोगे ही नहीं तो सफल कैसे होगे, तो शर्त रखी गई है ना एक, इसी प्रकार के सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसका पैटर्न होता है कि इफ के साथ में आपको तुरंत बाद में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस देखने को मिलेगा, और फिर आगे का जो सेंटेंस होगा वो आपका होगा फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर एग्जांपल्स के अंदर, इफ के मैंने बाद में क्या बोला था, नियम ध्यान रखना है, इफ के तुरंत बाद वाला सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा। इफ प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस और खाली जगह के बाद में आया हुआ है फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस। आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है वो फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस को आगे दे दे और इफ वाला सेंटेंस पीछे कर दे। आपको तुरंत दिमाग में इस बात को फिक्स करना है कि विल या शैल फ्यूचर वाला आया हुआ है, तो पीछे बची किसकी जगह, प्रेजेंट की बची है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की हम लोग हेल्पिंग वर्ब भर देंगे, सब्जेक्ट ही एक वचन है तो इस ही की वजह से यहाँ पर क्या लग जाएगा, पहले तो वर्ब लिख लो, वर्क, ही वर्क। अब के की वजह से यहाँ पर पीछे क्या लगेगा, केवल एस लग जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेस, यदि वह कठोर मेहनत करता है, इफ ही वर्क्स हार्ड, कठोर काम का कठोर परिश्रम करता है, ही विल गेट सक्सेस, तो उसे सफलता मिल जाएगी। ठीक है, अब अगला एग्जांपल है, इफ सुरेश खाली जगह फास्ट, अगर सुरेश तेज रन दौड़ता है, ही विल कैच द ट्रेन, तो वह ट्रेन को पकड़ लेगा। तो अगर सुरेश तेज दौड़ता है तो वो ट्रेन को पकड़ लेगा, तो शर्त रखी गई है, तो शर्त रखी गई है तो सुरेश की वजह से हम लोग फिर से क्या करेंगे,
RUN और पीछे लगा देंगे S। ये मुख्य आपके क्या है, रूल्स हैं। तो जब भी एग्जाम के अंदर प्रेजेंट सिंपल में से सवाल बनने वाला है तो आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से इस बात का कि या तो सेंटेंस जो होगा वो इन रूल्स में से आ जाएगा, किसी प्रकार का आपको ये रूल्स दिमाग के अंदर फिट करके रखने हैं। अगर इनमें से नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने बचेगा ये वाला। इसके अंदर क्या है, कीवर्ड्स आए हुए हैं, सेंटेंस आ जाएगा नॉर्मली और उसके अंदर कीवर्ड्स आ जाएगा उनमें से, जैसे ऑलवेज है, ऑफ्टन है, डेली है, उनमें से कोई भी एक कीवर्ड आपको सेंटेंस के अंदर देखने को मिल जाएगा और उस कीवर्ड से आपको टेंस की पहचान हो जाएगी। टेंस की पहचान हो गई कि भाई ये कीवर्ड इस टेंस का है और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हम लोग सेंटेंस में भर देंगे। अब एक्सरसाइज देखते हैं इस टेंस की लास्ट के अंदर। ही खाएगा मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, वह मिल्क यानी दूध, टेक यानी लेता है या पीता है, वह दूध पीता है, बिफोर यानी पहले, गोइंग टू बेड यानी बिस्तर पर जाने से पहले दूध पीता है। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, पहली बात कोई कीवर्ड है क्या यहाँ पर, नहीं, कीवर्ड आया हुआ ही नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ING फॉर्म में तो कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूस तो नहीं है। ऐसी सोच नहीं रखनी दिमाग के अंदर, यहाँ पर ये रूल्स ध्यान रखो, यहाँ पर ये नियम नहीं लग रहा क्या, बिस्तर पर जाने से पहले वह हमेशा क्या करता है, दूध पीता है। तो यहाँ पर आपके ये नियम लग रहा है आदतन कार्य वाला और इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेक्स। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, ओवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज वॉचफुल आइज ऑन द बॉर्डर। हमारे जो बहादुर वीर सैनिक जो हैं, ऑलवेज हमेशा, ये आपका आ गया कीवर्ड, ऑलवेज वॉचफुल आइज ऑन द बॉर्डर। तो जो हमारे वीर सिपाही हैं वो सीमा के ऊपर क्या रखते हैं, कड़ी निगरानी रखते हैं। तो कीप सोल्जर्स बहुत सारे हैं तो यहाँ पर केवल कीप ही आने वाला है क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन के लिए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। शी खाली जगह एवरीडे, वह हमेशा, शी वह हमेशा क्या, कम यानी आना, तो वह हमेशा आती है, शी कम्स एवरीडे, ये हो गया। डू दे, डू डज का प्रयोग हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वर्क का वर्क आ जाएगा। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए हेल्प आ जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।